औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियसली हम अपनी क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास में हिल्बर्ट स्पेस और लीनियर स्पेस के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके बाद हमने हिल्बर्ट स्पेस की प्रॉपर्टीज़ देखी थी और उन्हीं को पढ़ते-पढ़ते फिर हम पहुंच गए थे कुछ ऐसी नोटेशंस पर जिनको हम डिराक नोटेशन का नाम देते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको यही कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिराक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो इन दिस लेक्चर लेट्स स्टार्ट विद डिराक नोटेशन। क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शंस और मुख्तलिफ सिनेरियोज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसे हम वेव फंक्शन की बात कर चुके हैं कि जब हम एक क्वांटम सिस्टम की फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ हिल्बर्ट स्पेस, तो हम उस स्टेट को वेव फंक्शन के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। ये है एक तरीका जो श्रोडिंगर ने अप्लाई किया। अब हम दूसरे तरीके पे आते हैं कि इवन इन एलिमेंट्स को या इन फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए डिराक ने भी एक अपना कंट्रीब्यूशन दिया और वो नोटेशन जो क्वांटम स्टेट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है इन टर्म्स ऑफ डिराक नोटेशन, उसको हम डिराक नोटेशन कहते हैं। उसमें ये होता है कि जो भी कोई वेव फंक्शंस होते हैं या फिर क्वांटम स्टेट वेक्टर्स हैं जो कि एलिमेंट्स हैं हिल्बर्ट स्पेस के, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है एक ख़ास तरीके से। ये जो ख़ास तरीका है इसमें हम 2 पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं, एक होती है कैट और एक होती है ब्रा। जो सिंबल है जिसमें आप ऐसा ग्रेटर देन का सिंबल डालते हैं और साथ में आप एक ये लाइन ड्रॉ करते हैं और इसके दरमियान में जब आप कोई वेव फंक्शन लिखेंगे तो ये सिंबल होता है कैट का। इसी तरीके से जिसमें आप ये लेस देन वाला साइन डालते हैं और एक सीधी लाइन डालते हैं और इसके दरमियान में वेव फंक्शन लिखते हैं तो इसको कहते हैं ब्रा। ब्रा जो है ये आपके पास कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज होता है कैट का। यानी अगर आपके पास कैट एक कॉलम मैट्रिक्स है तो जब आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो कॉलम चेंज हो जाता है आपके पास एक रो में। और इसके अलावा अगर इसमें रियल नंबर की बजाय कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो कॉन्जुगेट बन जाता है। यानी अगर पहले आपके पास पॉजिटिव आयोटा है तो कॉन्जुगेट में माइनस आयोटा हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज ऑफ अ कैट फॉर्म अ ब्रा। तो कॉम्बिनेशन जो ब्रा और कैट का होता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये देखें, ये आपके पास ब्रा वेक्टर है, ये कैट वेक्टर है। ये ब्रा कैट वेक्टर जो है ये आपके पास कहलाती है इनर प्रोडक्ट बी। इनर प्रोडक्ट जैसे आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं अपनी आम सिंपल वेक्टर नोटेशंस में कि दो वेक्टर्स की जब डॉट प्रोडक्ट ली जाती है तो उसको आप इनर प्रोडक्ट बी कहते हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं नोटेशन की वो हम देखते हैं। सबसे पहले आ जाती हैं कैट्स। तो क्वांटम स्टेट फंक्शंस या क्वांटम स्टेट वेक्टर्स जिनको कैट के अंदर हम प्लेस करते हैं वो इंडिविजुअल कैट्स के तौर पर हम उनको बता सकते हैं और इनको हम इस तरह के लेबल से या इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई वन है, ये कोई साई स्टेट फंक्शन है, ये फाई है, ये एन है, तो ये कैट स्टेट्स हैं सारी। इसी तरीके से जो ये सब आपके पास एलिमेंट्स होते हैं हिल्बर्ट स्पेस के। लेकिन एलिमेंट्स ऑफ डुअल स्पेस या एलिमेंट्स ऑफ जो है आपके पास डुअल हिल्बर्ट स्पेस, उनको हम जो है वो ब्रा वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये कॉन्जुगेट है और ये इसके अलावा आपके पास ट्रांसपोज है। तो हर कैट का आपके पास एक यूनिक ब्रा वेक्टर मौजूद होता है। इफ दिस इज द ए कैट वेक्टर तो ये ए ब्रा वेक्टर होगा। इसी तरीके से वन ब्रा, साई ब्रा और ये सारे मौजूद हैं। कैट वेक्टर्स जो होते हैं या कैट जो क्वांटम स्टेट सिस्टम्स हैं ये हिल्बर्ट स्पेस के होते हैं। लेकिन जो ब्रा स्टेट वेक्टर्स हैं ये डुअल हिल्बर्ट स्पेस में होते हैं और डुअल हिल्बर्ट स्पेस एक इमेजिनरी स्टेट स्पेस होगी। अब आ जाता है ब्रा कैट सिंबल। ये आपके पास ब्रा है और ये कैट है। इसको हम रिप्रेजेंट इनर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी, तो ये इनर प्रोडक्ट जो ब्रैकेट सिंबल से है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट सिंबल के ज़रिए। तो ये इसी तरीके से है कि अगर आपके पास एक क्वांटम स्टेट वेक्टर फाई है और दूसरा साई है और इन डिराक नोटेशन हम फाई को ब्रा वेक्टर और साई को कैट वेक्टर में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी इनर वेक्टर को अगर हम इंटीग्रल की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये जो ब्रा वेक्टर फाई है दैट विल बी इक्वल टू फाई स्टार और साई जो है
ये आपके पास जो है स्टेट वेक्टर, गेट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये देखें जिस तरीके से हम जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता है कि हम अगर फाई और साई की डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि दिस इज़ द वेक्टर फाई। तो ये जो साई का प्रोजेक्शन है फाई पर, वो ए बी कॉस थीटा बनता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर एक वेक्टर फाई है और दूसरा साई है, तो साई का प्रोजेक्शन हम देखेंगे। तो साई का जो प्रोजेक्शन होगा इस फाई वेक्टर पर, वो हमारे पास इनर प्रोडक्ट कहलाएगी। अब हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक कैट है जो कि 9 आयोटा फाई 1 माइनस 2 आयोटा फाई 2 कैट के बराबर है। तो इसका जो ब्रा वेक्टर होगा वो कैसे हम लेंगे कि हम इनको एक तो ट्रांसपोज कर देंगे, यानी हम इस कैट को ब्रा फॉर्म में ले जाएंगे, और दूसरा हमारे पास ये जो इसका साथ में कांस्टेंट है 9 आई आयोटा या 2 आयोटा, इनका कॉन्जुगेट भी आ जाएगा। ये माइनस 9 आयोटा हो जाएगा और ये प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। अब अगर हम इनके इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई भी ब्रा वेक्टर गेट वेक्टर्स मौजूद हैं, ये उनके corresponding ब्रा वेक्टर्स मौजूद हैं, तो ए और बी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो इसमें ए स्टार और बी स्टार विल बी द कॉन्जुगेट्स। ये कॉन्जुगेट हो जाएंगे। और अगर ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है, तो ये सिंपल ए ही रहेगा और बी ही रहेगा। तो ये आपके पास कैट और ब्रा की एक सिंपल नोटेशंस हैं। अब इनका ऑर्डर जो है कैट एंड ब्रा का, वो भी मैटर करता है। यानी अगर आपके पास इनर वेक्टर दो क्वांटम स्टेट वेक्टर की है और वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जैसे साई और फाई है, तो ये फाई और साई के बराबर नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है कि ये आपके पास ट्रांसपोज़ है और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, यानी ये आपके पास एक रो वेक्टर है, ये आपके रो कॉलम है, ये आपके पास एक कॉलम सॉरी रो मैट्रिक्स है, और फाई आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो इन अब ये नहीं हो सकता कि आप इसको इसके बराबर ले लें, इसलिए क्योंकि यहाँ पर फाई जो है, एक तो ये कॉन्जुगेट हो चुका हुआ है अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। दूसरा ये कि ये कॉलम से अब रो बन गया है और ये कॉलम बन गया है। तो इस तरीके से ये सेम नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि इनर प्रोडक्ट जो है वो सेम हो सके, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फाई और साई का होल का एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, वो साई और फाई के बराबर ज़रूर हो सकता है। जो नॉर्म है साई और साई की, वो रियल और पॉजिटिव होती है किसी भी क्वांटम स्टेट वेक्टर साई की। यानी अगर हम एक साई कैट स्टेट की इसी के साथ ही इनर प्रोडक्ट लेते हैं हिल्बर्ट स्पेस या डुअल हिल्बर्ट स्पेस में, तो ये हमारे पास 1 बनेगा और रियल होगा। और लेकिन अगर हमारे पास इस सूरत में अगर हमारे पास कैट स्टेट 0 वेक्टर है, तो हमें इस इनर प्रोडक्ट भी 0 वेक्टर के बराबर ही मिलेगी। दूसरी इसमें प्रॉपर्टी है श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की। यानी दो क्वांटम स्टेट वेक्टर्स अगर साई और फाई मौजूद हैं हिल्बर्ट स्पेस में, तो हम उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हम इनर प्रोडक्ट साई और फाई की लेते हैं और उसका स्क्वायर लेते हैं, तो ये लेस और इक्वल और लेस होगी साई और साई की इनर प्रोडक्ट और फाई की इनर प्रोडक्ट के। अगर दो क्वांटम स्टेट वेक्टर्स साई और फाई लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो फिर हमारे पास साई गेट स्टेट विल बी इक्वल टू अल्फा फाई, जहां पर अल्फा कोई स्केलर है, और ये रिलेशनशिप इक्वालिटी बन सकता है। श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी आपके पास एनालोगस होती है, जैसे आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए और बी के स्क्वायर का, और वो लेस और इक्वल होती है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के। यानी यहाँ पर ये जो आपके पास बन रहा है ना साई का इनर प्रोडक्ट और फाई का इनर प्रोडक्ट, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी है साई की और ये फाई की प्रोबेबिलिटी है। तो ये आप इसको कह सकते हैं दिस इज साई और मॉडुलस स्क्वायर, और ये फाई मॉडुलस स्क्वायर के बराबर है। तो इससे ये कम होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी की। यानी अगर आपके पास साई प्लस फाई एक स्केट स्टेट है और इसी की ये एक ब्रा वेक्टर स्टेट मौजूद है, तो इट शुड बी लेस देन साई एंड साई अंडर रूट प्लस फाई एंड फाई अंडर रूट, इससे लेस होनी चाहिए। दो क्वांटम स्टेट वेक्टर्स यानी साई और फाई अगर लीनियरली डिपेंडेंट है और आपके पास साई जो है अल्फा फाई गेट स्टेट के बराबर है, तो अल्फा रियल और पॉजिटिव है, तो ये जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है ये ऐसे बन जाएगी। अगर हम इसको ए ले लें, इसको बी ले लें, तो ए प्लस बी, यानी साई को अगर ए ले रहे हैं, फाई को अगर बी ले रहे हैं, तो ए प्लस बी शुड बी लेस देन ए एंड बी। और ये देखिए यहाँ पर आपके पास अंडर रूट था, जबकि यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट नहीं है, यानी ये बेसिकली था स्क्वायर और अंडर रूट। तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया है, यूक्लिडियन स्पेस के ये तकरीबन बराबर ही होता है। अब नेक्स्ट आप देखें हमारे पास है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरियन थ्योरम जो है दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स जो हैं साई और फाई हिल्बर्ट स्पेस में, वो पैथागोरस थ्योरम को ओबे करते हैं। इनर प्रोडक्ट अगर आपके पास साई और फाई है, तो इसका स्क्वायर होगी। अब इनर प्रोडक्ट ऑफ
साई और फाई की अगर लेते हैं तो वो इस फॉर्म में आती है। अब ये देखें साई की इनर प्रोडक्ट प्लस फिर साई और फाई की इनर प्रोडक्ट, फिर फाई और साई की इनर प्रोडक्ट, फिर फाई और फाई की इनर प्रोडक्ट आ गई। ये साई और फाई क्योंकि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है, इनमें 90 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो ये इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगी और आपके पास रह गया साई स्क्वायर प्लस फाई स्क्वायर, और जब आप इसका अंडर रूट लेते हैं तो साई प्लस फाई इज इक्वल टू साई प्लस फाई। ये आपके पास ट्रायंगुलर इनक्वालिटी बन जाती है। ये जो आपके पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स साई और फाई हैं, इनको हम ऑर्थोगोनल कह रहे हैं, इनका इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। इसी तरीके से आपके पास ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स होती हैं, यानी अगर आपके पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स साई और फाई हैं तो ये ऑर्थोनॉर्मल होंगी उस सूरत में अगर ये ऑर्थोगोनल हो, यानी इन दोनों का जो यूनिट नॉर्म है इट शुड बी इक्वल टू 1, और इस स्टेट वेक्टर इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड इफ इट्स नॉर्म इज यूनिटी। अगर इसकी नॉर्म यूनिटी होगी तो ये नॉर्मलाइज्ड हो गई है। अगर साई और फाई को आपस में इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 होगा। इस कंडीशन को हम ऑर्थोनॉर्मेलिटी कहते हैं, और इस तरह की सेट स्टेट्स को हम ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स कहते हैं। अब ये देखें ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन क्या होती है कि अगर आपके पास कैट स्टेट है फाई एन, और फाई 1 2 3 से लेके 4 इन्फिनिट नंबर तक काउंटेबल इसके सेट ऑफ वेक्टर्स है हिल्बर्ट स्पेस में, तो ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन इसकी क्या होगी कि अगर आप फाई एन और फाई एम का इनर प्रोडक्ट लें तो इट विल बी इक्वल टू कैरोनिकल डेल्टा एम एन। जब एन और एम की वैल्यू सेम होगी, यानी फाई वन को फाई वन के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास 1 आएगा, लेकिन फाई वन की फाई टू के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो ये आपके पास कहलाती है ऑर्थोनॉर्मेलिटी की कंडीशन। अब इसी तरह अगर आप इनर प्रोडक्ट की बजाय आउटर प्रोडक्ट ले लेते हैं, यानी फाई एन को और फाई एन आप इसको कैट ब्रा की फॉर्म में ले लेते हैं, तो ये आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर या यूनिट ऑपरेटर के बराबर, और इसको आप कहते हैं कंप्लीटनेस रिलेशनशिप। तो जब आपके पास कंप्लीटनेस रिलेशन कहीं आता है या किसी भी कैट के ऊपर यूनिट ऑपरेटर अप्लाई होता है तो उससे कैट जो है वो अनचेंज्ड रहती है। अब हम इस इनर प्रोडक्ट को इन टर्म्स ऑफ इंटेग्रल्स देख लेते हैं कि ये डिराक नोटेशन और श्रोडिंगर में जो आपकी इक्वेशन यूज होती है या इंटेग्रल फॉर्म में जो यूज होती हैं आपके पास नोटेशंस, वो किस तरह आपस में सिमिलर हैं। तो आप देखें कि इनर प्रोडक्ट में कॉम्बिनेशन होता है कैट और ब्रा वेक्टर का। इसी तरीके से इनर प्रोडक्ट में आपने ये कैट वेक्टर ले लिया फाई और ब्रा वेक्टर ले लिया साई। अब आप जब इसको इंटेग्रल की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो दिस साई इज एक्चुअली साई कॉन्जुगेट, और ये फाई जो है ये सिंपल फाई है, क्योंकि कैट स्टेट वेक्टर में आपके पास नॉर्मल होता है कोई भी फंक्शन, और जब आप उसकी ब्रा वेक्टर लेते हैं तो वो आप ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट कर लेते हैं। तो इनर प्रोडक्ट जब फाई और साई की लेते हैं तो दिस इज फाई स्टार एंड साई, और आप ले रहे हैं साथ में इंटेग्रल। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 का दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं, यानी इसका भी स्टार लेते हैं और इसका भी स्टार लेते हैं, तो फाई स्टार का स्टार आपको फाई दे देगा, और साई स्टार का जो स्टार है वो आपको देगा फाइव स्टार का स्टार फाइव हो जाएगा, और साई स्टार जो है ये आपके पास रह जाएगा। तो अब आपके पास ये बन गया साई स्टार फाइव। तो अगर साई स्टार को देखा जाए तो ये ब्रा वेक्टर है, और फाई को देखा जाए तो ये कैट वेक्टर है, तो फाई साई स्टार इज इक्वल टू साई फाई। तो ये देखें, ये अब हमें पता चल गया कि आपके पास बेसिकली ये फाई साई इनर प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू साई फाई, बल्कि ऐसे होता है कि अगर इसका कॉन्जुगेट लिया जाए ना तो वो बराबर होता है साई और फाई के। ये आपने याद रखना है। तो इनर प्रोडक्ट जो है आपके पास कैट और ब्रा की इन टर्म्स ऑफ इंटेग्रल, अगर आपके पास कोई रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर लेमडा भी है तो वो कैसे आएगी। अगर आपके पास ये साई कैट है, ब्रा वेक्टर है, और ये कैट वेक्टर लेमडा फाई है, तो ये बन जाती है साई स्टार लेमडा फाई। इसी तरीके से साई और लेमडा फाई है तो लेमडा आपके पास बाहर आ गया, अब आपके पास ये साई स्टार फाई है, तो ये बेसिकली लेमडा और साई फाई की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं आप इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब आपके पास अगर लैम्डा साई के साथ है यानी ब्रा वेक्टर में है, तो फिर ये आपके पास लैम्डा स्टार बन जाएगा, मतलब लैम्डा का कॉन्जुगेट होगा, और साई स्टार फाई आएगा। फिर आपके पास लैम्डा कॉन्जुगेट बाहर आएगा और ये आपके पास साई स्टार फाई होगा, तो आप लैम्डा स्टार साई फाई कहेंगे। यानी अब किस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट है यानी लैम्डा वगैरह है, अगर वो कैट स्टार्ट वाली साइड पर है तो वो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन अगर वो ब्रा साइड पर है तो वो उसका कॉन्जुगेट होगा। इसी तरीके से जो इनर प्रोडक्ट है कैट और ब्रा इन टर्म्स ऑफ इंटेग्रल, उसको हम कैसे लिखेंगे। अगर आपके पास फाई जो है इट इज द कॉम्बिनेशन या सम ऑफ फाई वन और फाई टू, तो हम इसको फाई वन फाई टू की फॉर्म में लेके जाएंगे। साई स्टार फाई वन होगा, फिर साई स्टार फाई टू होगा,
अब आपके पास साई फाई 1 इनर प्रोडक्ट प्लस साई फाई 2 इनर प्रोडक्ट आएगा। अगर यही जो कॉम्बिनेशन या सम साई वाली साइड पर है, यानी आपके पास साई 1 प्लस साई 2 है, तो ये किस तरह आएगा, साई 1 स्टार इंटू फाई प्लस साई 2 स्टार इंटू फाई, और वो बन जाएगा साई 1 फाई प्लस साई 2 फाई। तो अगर आपके पास सेल्फ इनर प्रोडक्ट है साई और साई का, यानी ये कैट स्टेट और ब्रा स्टेट है, तो आपके पास बनेगा ये साई कॉन्जुगेट और फिर साई और इसका इंटेग्रल, और ये इसकी जो वैल्यू आएगी ना, इट वुड बी ऑलवेज अ पॉजिटिव एंड रियल नंबर। अब हम आ जाते हैं ऑपरेटर्स पर। आपके पास ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स सिंबल्स होते हैं सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन के, जो एक मैथमेटिकल फंक्शन को किसी दूसरे मैथमेटिकल फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। यानी अगर हम किसी भी फंक्शन पर पोजीशन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, तो उससे क्या हमें मिलती है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। इसी तरीके से जब हम किसी फंक्शन के ऊपर कोई ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, लेट्स से मोमेंटम ऑपरेटर, तो उससे फिर हमें कोई करस्पॉन्डिंग किसी और फंक्शन में वो कन्वर्ट हो जाता है, साथ में कोई वैल्यू मिल जाती है। तो ऑपरेटर्स बेसिकली मैथमेटिकल सिंबल्स या टूल्स होते हैं, जो आपके एक मैथमेटिकल फंक्शन को दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ऑपरेटर्स के अकेले अगर आप देखें तो कोई मीनिंग नहीं होते, जब तक ये किसी फंक्शन पर अप्लाई नहीं होते, इनके कोई मीनिंग्स नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर ये डेरिवेशन का ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है अगर आप इसको अकेला लिखें। हाँ, लेकिन अगर आप इसको किसी एक्स स्क्वायर के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, तो एक नया फंक्शन 2x आपको मिल जाता है, तो फिर इसके कोई मीनिंग्स बन जाते हैं। ऑपरेटर को जब किसी फंक्शन पर अप्लाई करते हैं, तो वी गेट अ न्यू फंक्शन। क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑपरेटर हम यूज करते हैं, लेट्स से ऑपरेटर ए है, उसको ए हैट से रिप्रेजेंट करते हैं, बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक मैथमेटिकल रूल है, जिसको जब हम किसी कैट स्टेट पर अप्लाई करते हैं, तो एक नई कैट स्टेट हमें मिल जाती है हिल्बर्ट स्पेस में। ये देखें, साई डैश के साथ हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। इसी तरीके से जब इसको हम ब्रा वेक्टर पर अप्लाई करते हैं, तो हमें एक नई ब्रा स्टेट मिल जाती है, लेकिन डुअल हिल्बर्ट स्पेस में। तो इसी तरीके से जब हम इसको किसी वेव फंक्शन पर अप्लाई करते हैं, तो हमें नया वेव फंक्शन मिल जाता है, और अगर ये फाई ए पर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमें फाई स्टार मिल रहा है। तो ये ऑपरेटर जो है, जब किसी कैट स्टेट पर अप्लाई करता है, ऐसा ऑपरेटर जो जब किसी कैट स्टेट पर अप्लाई करता है और उसमें कोई चेंज नहीं आती, तो वो आपके पास यूनिटी ऑपरेटर कहलाता है, क्योंकि ये वो ऑपरेटर है जो जब किसी कैट स्टेट पर अप्लाई होगा, तो उससे कैट कैट ही रहेगी, उसके साथ कोई आइगन वैल्यू वगैरह आपको नहीं मिलेगी। तो बेसिक प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती हैं? सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एडिशन ऑफ ऑपरेटर्स। अगर आपके पास 2 ऑपरेटर्स हैं तो उनकी एडिशन आपको एक नया ऑपरेटर दे देती है। तो अगर ए और बी 2 ऑपरेटर हैं, ए प्लस बी, और वो साई के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं वेव फंक्शन पर, तो ए साई प्लस बी साई विल बी अ न्यू ऑपरेटर। यानी अगर हमारे पास ए कोई कांस्टेंट है, बी जो ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स के बराबर है, और साई इज इक्वल टू साइन एक्स कोई फंक्शन है, तो जब ये इसके ऊपर अप्लाई होगा, तो हमारे पास के साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स बन जाएगा, जो कि एक नया हमारे पास ऑपरेटर होगा। इसी तरीके से सॉरी, नया हमारे पास वेव फंक्शन होगा। इसी तरीके से जब टू डिफरेंट ऑपरेटर हम डिफरेंस ऑफ टू ऑपरेटर हमें एक नया ऑपरेटर देता है, और जब हम इसको किसी कैट या किसी वेव फंक्शन पर अप्लाई करते हैं, तो हमें एक नया वेव फंक्शन मिल जाता है। जैसे ए माइनस बी को अप्लाई करते हैं, तो दिस इज ए साई माइनस बी साई। तो पहला वेव फंक्शन अगर हमारे पास साइन एक्स था, और ए ऑपरेटर के कांस्टेंट है, बी ऑपरेटर डी बाई डी एक्स है, तो इनको जब हम अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास के साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स साइन एक्स बन जाता है। अब ये देखें, के साइन एक्स भी हमारे पास एक नया वेव फंक्शन है, और डी बाई डी एक्स साइन एक्स के जवाब में हमें कॉज एक्स मिलेगा, तो वो भी एक नया फंक्शन है। तो नए फंक्शंस हमें मिल जाते हैं इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर के। इसी तरीके से आप देखिए कि जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऑपरेटर्स की, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेटर्स की किसी भी स्टेट फंक्शन पर सक्सेसिव ऑपरेशन करते हैं। सक्सेसिव ऑपरेशन का मतलब क्या है? एक के फौरन बाद दूसरा ऑपरेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स कहलाता है। यानी अगर आपके पास ए, बी 2 ऑपरेटर्स हैं, आप बी और उसको आप किसी वेव फंक्शन साई पर अप्लाई करना चाह रहे हैं या ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं, तो पहले अगर बी साई अप्लाई होगा, तो उससे एक नया फंक्शन मिलेगा। फिर आप ए को अप्लाई अप्लाई करेंगे, तो फिर आपके पास एक और नया फंक्शन साई डबल डैश आ जाएगा। अब जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऑपरेटर की या सक्सेसिव ऑपरेशंस करवाते हैं ऑपरेटर्स का किसी वेव फंक्शन पर, तो फिर ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। यानी अगर आप एक कैट स्टेट पर ए बी को अप्लाई करवा रहे हैं, और इसमें पहले बी जो है पहले इस कैट स्टेट पर अप्लाई हो रहा है, और उससे एक नया आपको कैट मिल रही है, और फिर ए ऑपरेटर अप्लाई हो रही है, तो आपको एक नया कैट मिल रहा है। अगर आप इसी ऑपरेशन को मजीद
कंसेक्टिवली ऑपरेट करवाते जाएँ तो आपको मज़ीद कुछ मिल जाएँगे इसके रिज़ल्ट्स। लेकिन अगर ऑपरेटर ए है और उसको आप 2 या 3 या 4 दफ़ा ऑपरेट करवाते हैं, तो आपके पास ए स्क्वायर साई की फ़ॉर्म में मिल जाएगा, यानी आपको कोई उसकी पावर ही मिलेगी क्योंकि अब ऑपरेटर चेंज नहीं हो रहा। एक ही ऑपरेटर को आप बार-बार ऑपरेट करवा रहे हैं। लेकिन जब आप 2 मुख्तलिफ ऑपरेटर को ले रहे हैं, तो फिर आप ये देखिए कि जब ए साई को अप्लाई कराया तो साई डैश आ गया, बी को करवाया तो साई डैश आ गया। अब आप देखें कि आपके पास ए साई इज़ इक्वल टू बी साई है, तो ए और बी बराबर है। लेकिन अगर आप ए और बी को इस तरह करवाते हैं कि पहले बी साई के ऊपर अप्लाई होता है, तो आपको साई स्टार मिलता है, फिर ए आता है तो साई डबल डैश मिलता है। इसी तरीके से अगर आपके पास बी ए है, तो ए ऑपरेटर अप्लाई होने से पहले आपको कोई कैट स्टेट मिलेगी, फिर बी अप्लाई होने के बाद दूसरी कैट स्टेट मिलेगी। तो इस केस में ये ए बी विल नॉट बी इक्वल टू बी ए, और ये 2 ऑपरेटर्स जो हैं ये कम्यूट नहीं करेंगे। ऑपरेटर्स जो हैं वो एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करते हैं, यानी अगर आपके पास ए बी सी है तो वो ए बी सी भी हो सकता है। अब हम कम्यूटिंग की बात कर लेते हैं कि अगर ए और बी 2 वेक्टर ऑपरेटर्स हैं, जैसे ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो इसको हम उस सूरत में कहेंगे कि ये दोनों कम्यूटिंग है अगर हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी ऑर्डर जो है वो अगर कोई अ, उस जो मैटर नहीं कर रहा, तो फिर ये कम्यूटिंग है। यानी आप चाहे ए को पहले अप्लाई करवा लें और बी को बाद में अप्लाई करवा लें, चाहे आप बी को पहले अप्लाई करवा लें और ए को बाद में अप्लाई करवा लें, अगर रिजल्ट सेम रहेगा तो आपके पास ये जो ऑपरेटर्स होंगे ये कम्यूटिंग ऑपरेटर्स होंगे। लेकिन अगर रिजल्ट सेम नहीं होगा तो फिर ये नॉन कम्यूटिंग होंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे होता है। अगर हमारे पास ए जो ऑपरेटर है वो कोई कांस्टेंट है, बी ऑपरेटर डी बाई डी एक्स है और वेव फंक्शन अगर साइन एक्स है, तो अब क्या होगा जब बी को हम अप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आता है के डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तो बी को अप्लाई करने के नतीजे में कॉज एक्स आ गया। फिर हमने अप्लाई करवाया ए जो कि के है, तो के कॉज एक्स हमारा आंसर आ गया। जब बी ए हम लेते हैं तो ए हमारे पास है जी के और बी हमारे पास है डी बाई डी एक्स। तो अब देखिएगा कि डी बाई डी एक्स को जब के साइन एक्स पर अप्लाई करते हैं तो के कांस्टेंट है और ये कॉज एक्स आ गया। तो इसका मतलब है ए बी और बी ए का रिजल्ट सेम है और ये दोनों कम्यूट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास ए ऑपरेटर एक्स हो और बी ऑपरेटर डी बाई डी एक्स हो और वेव फंक्शन साइन एक्स हो, तो अब हम देखते हैं कि क्या कंडीशन होती है। बी ऑपरेटर को जब अप्लाई करवाया डी बाई डी एक्स को तो कॉज एक्स आ गया, ए ऑपरेटर बाद में एक्स मल्टीप्लाई हो गया। अब हम देखते हैं बी ए की फॉर्म में, ए को जब अप्लाई करवाया साई पर तो एक्स साइन एक्स आया। अब जब बी को डी बाई डी एक्स को अप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आता है एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। ऑब्वियसली यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले ये आपके पास x और v का डेरिवेटिव आएगा cos x, और फिर आपके पास इसका डेरिवेटिव आएगा तो वो 1 हो जाएगा और sin x आएगा। तो अब ये देखें x cos x और ये जो क्वांटिटी है ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है ये कम्यूट नहीं करते। तो ज्यादातर ऑपरेटर के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता भी नहीं है। तो a और b दो ऑपरेटर्स आपके पास एक नया ऑपरेटर दे देते हैं ए बी माइनस बी ए, और ये आपके पास कम्यूट करते हैं। अगर यानी ए बी और माइनस बी ए का रिजल्ट अगर सेम है, ए बी और बी ए का रिजल्ट सेम है, तो आपके पास ए बी माइनस बी ए विल बी इक्वल टू 0। ये कहलाता है आपके पास कम्यूटेटर ऑफ द टू ऑपरेटर्स। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और ए और बी स्क्वायर ब्रैकेट शुड बी इक्वल टू 0 अगर ए और बी दोनों आपस में कम्यूट करते हैं। फिर आप ये कह सकते हैं कि ये कम्यूटिंग ऑपरेटर्स हैं। लेकिन अगर ए बी जो है माइनस बी ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो फिर वो कम्यूटिंग नहीं होंगे। हाँ, बाकी ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए जरूर हो सकता है। अब अगर आपके पास ए और बी वेक्टर दिया हुआ है, ये अभी हमने किया है, तो आप इस फॉर्म में देखें कि आपके पास ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू एक्स। ये ए बी की वैल्यू थी हमारे पास एक्स कॉज एक्स और बी ए की वैल्यू है एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, तो इसके नतीजे में आपको मिला -1। तो कम्यूटेटर की मल्टीप्लीकेशन जो भी आपके पास फंक्शन है उसको -1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बी ए माइनस ए बी लें तो बी ए की वैल्यू देखें आपके पास है, यानी अब हमने बी ए कम्यूटिंग ब्रैकेट ली हुई है, तो आपके पास एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स आ गया है। उसमें से हम माइनस कर रहे हैं एक्स कॉज एक्स, तो आपके पास साइन एक्स आ गया है, मतलब +1। अब आपको फंक्शन को +1 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता चल रहा है कि जो कम्यूटेटर है वो भी आपके पास एक यूनिट ऑपरेटर ही है।
अगर आप किसी ऑपरेटर की n पावर लेते हैं तो इसका मतलब है आपने n सक्सेसिव एप्लीकेशंस करनी है उस ऑपरेटर की उस स्टेट वेक्टर पर, या जैसे a स्क्वायर साई है तो आप a की पावर n होगी तो n टाइम्स इस a को आप इसके ऊपर अप्लाई करवाएंगे। अगर आपके पास किसी ऑपरेटर जो है उसका एक्सपोनेंशियल है, तो उसको फिर आप पावर सीरीज़ में डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के लिए जो पावर सीरीज़ है वो ये है आइडेंटिटी प्लस a स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस a 3 बाय 3 फैक्टोरियल। तो इस फॉर्म में आप इसको फिर अप्लाई करेंगे किसी भी कैट स्टेट पर। जब कोई ऑपरेटर सैंडविच होता है किसी कैट और ब्रा स्टेट में, तो उससे फिर आपको एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। वो इस फॉर्म में हम लिखेंगे ब्रा वेक्टर ए एंड देन कैट स्टेट। तो ये जो क्वांटिटी है आपके पास फाई ए साई, ये प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर हो सकती है। इसको आप इवैल्यूएट जब करते हैं तो आप ये मैटर नहीं करते कि आप पहले ए को कैट पर अप्लाई करते हैं या और उसके बाद ब्रा कैट लेते हैं, या पहले आप ब्रा कैट ले लेते हैं और उसके बाद आप ऑपरेटर लेते हैं, या पहले ऑपरेटर को ए पर ब्रा वेक्टर पर अप्लाई करते हैं और फिर ब्रा कैट लेते हैं। तो यहाँ से हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ज़रूर मिल जाती है कि जब हम इस ए वेक्टर को इस गेट ब्रैकेट पर अप्लाई करते हैं तो ये जो पूरा हमारे पास कॉम्बिनेशन है जिसमें ये ब्रा वेक्टर और उसके बाद ए है और उसके बाद गेट वेक्टर है, उसको जब हम डिवाइड करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से तो ये हमें मिल जाती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्ट करना का मतलब क्या होता है कि हमें अब उम्मीद है कि ये जो पार्टिकल है ये फलां जगह पर मौजूद है। अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अ पार्टिकल की बात करें या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल की बात करें, तो ये ए की बजाय हम आर लिखेंगे या एक्स लिखेंगे और उसका मतलब है कि अब हमें ये उम्मीद है, कितनी उम्मीद है कि ये जो पार्टिकल है ये किसी खास पोजीशन पर मौजूद है। तो इसलिए हम उसको डिवाइड करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पे, जो कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। और ये वो एक्सपेक्टेशन है कि हमें किस हद तक ये चांसेस हैं कि ये पार्टिकल या ये जिसके ऊपर हम ऑपरेट करवा रहे हैं, ये किसी खास जगह पर मौजूद है। अब कुछ ऑपरेटर्स की एग्जांपल्स गिवन है कि उनको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास कोई पोजीशन को आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो उसका ऑपरेटर आर हैट या आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मोमेंटम को करना चाहते हैं, अगर मोमेंटम को आप मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए मोमेंटम ऑपरेटर है और उसको हम लिखते हैं माइनस आयोटा एच कट कर्ली ओवर कर्ली एक्स कर्ली ओवर कर्ली वाई कर्ली ओवर कर्ली जेड या सिंपल डेल की फॉर्म में। इसी तरीके से अगर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी अगर ऑब्जर्वेबल है तो उसको ऑपरेटर टी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव्स होते हैं, आप डेल स्क्वायर कह सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं हम वी वेक्टर से। टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं हैमिल्टोनियन से, जो कि सम है काइनेटिक एनर्जी प्लस वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर का। एंगुलर मोमेंटम को आप रिप्रेजेंट करते हैं अगर एल से, और अगर आप एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं तो एल एक्स होगा, वाई ले रहे हैं तो एल वाई होगा, एल जेड जेड कंपोनेंट ले रहे हैं तो एल जेड होगा। और ये आपके पास क्योंकि आर क्रॉस पी से आप इसको निकालते हैं, तो आपके पास जब आर क्रॉस पी को हम लिखते हैं आर एक्स आर वाई आर जेड की फॉर्म में और पी को हम लिखते हैं इस ऑपरेटर की फॉर्म में, तो फिर हम उससे एल एक्स एल वाई और एल जेड निकाल सकते हैं। ये आई हेड वाला है, ये जे हेड वाला है, ये के हेड वाला है। तो ये काम जो है ना ये मैं आपको दे रही हूँ कि आपने ये एंगुलर मोमेंटम के कम जो ऑपरेटर्स है ना एल एक्स एल वाई एल जेड, ये आपने मालूम करने हैं कि ये कैसे आते हैं। मतलब आपका क्वेश्चन होगा शो दैट एल एक्स इज इक्वल टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, एल वाई इज इक्वल टू जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड एंड एल जेड इज इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये आपने मालूम करना होगा। ये आपका आज का काम है, आप इसको करके ना मुझे तो कल मॉर्निंग तक आप इसको सेंड करेंगे। अब आपके पास ऑपरेटर्स जो हैं ये लीनियर ऑपरेटर्स भी होते हैं। वो ऑपरेटर्स लीनियर ऑपरेटर्स कहलाते हैं जब आपके पास एक ऑपरेटर जब किसी सम ऑफ टू फंक्शंस पर अप्लाई करते हैं हम, तो उसके नतीजे में दो which is the result is sum of operations on two functions separately। अगर आपके पास आप इसको किसी sum of two functions के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो ऑपरेशन जो है वो सेपरेटली दोनों फंक्शंस के सम के बराबर होगा। यानी अगर ए ऑपरेटर है वो एक लीनियर है और अगर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं ए वन साई वन कैट और प्लस ए टू साई टू कैट पर, तो हमारे पास ए वन ए साई वन प्लस ए साई टू आना चाहिए। इसी तरीके जब हम इसको ब्रा वेक्टर पर अप्लाई करते हैं ब्रा वेक्टर के सम पर, तो हमारे पास ए वन साई वन और इट शुड बी इक्वल टू ए प्लस ए टू साई टू और इट शुड बी इक्वल टू ए, ऐसे ही आना चाहिए।
तो प्रोडक्ट ऑफ कैट विद द ब्रा इज डिनोटेड बाय फाई साई, और ये इट इज अ लीनियर ऑपरेटर। जब आप इस प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं किसी कैट पर तो हमें एक नई कैट मिल जाती है, यानी ये अ, हमें कैट मिल जाएगी फाई, और ये साई और साई स्टार साई डैश जो है ये हमें कम्प्लेक्स नंबर दे देगा कोई ना कोई। तो जो प्रोडक्ट है कैट की और ए की, और इसके अलावा ए की ए ऑपरेटर और ब्रा की ये अलाउड नहीं है, और ये कोई ऑपरेटर्स नहीं होंगे। इस सूरत में ये ब्रा और कैट की कोई खास फिजिकल मीनिंग नहीं होंगे। सब ऑपरेटर्स जो हैं वो यूजुअली क्वांटम मैकेनिक्स में लीनियर ऑपरेटर्स ही होते हैं, और वो इन दो कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर आपके पास ए ऑपरेटर है और ये दो फंक्शन एफ और जी है, इनको सम करें तो ए एफ प्लस ए जी होना चाहिए। इसी तरीके से अगर सी एफ कोई प्रोडक्ट है और उसके ऊपर ए ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है तो इट शुड बी इक्वल टू सी ए एफ, जहाँ पर सी जो है कोई कांस्टेंट है और एफ और जी कोई फंक्शंस है। यहाँ पर सी जो है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ए ऑपरेटर अप्लाई होगा फंक्शन पर। अब अगर हम इन दो ऑपरेटर्स की बात करें, हमारे पास डी ओवर डी एक्स है और इसी तरीके से ये भी कोई ऑपरेटर है, तो डी बाई डी एक्स लीनियर ऑपरेटर किस फॉर्म में होगा? अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स पर अप्लाई होता है तो एफ एक्स के ऊपर अप्लाई होगा, फिर जी एक्स पर अप्लाई होगा। इसी तरीके से सी एफ एक्स अगर हमारे पास मौजूद है तो सी बाहर आ जाएगा, एफ एक्स पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब हम इस ऑपरेटर की बात करें तो ये लीनियर नहीं है, क्योंकि ये एफ एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स स्क्वायर की सूरत में हमें आंसर दे रहा है, जो कि बराबर नहीं है इसके। क्योंकि जब आप किसी भी सम का स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास आना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बराबर नहीं आ रहा है इसके, तो इसलिए ये लीनियर ऑपरेटर नहीं है। इसी तरीके से जब आप डी बाई डी एक्स को अप्लाई करेंगे और आपके पास एफ एक्स जो एक्स स्क्वायर के बराबर है और जी एक्स साइन एक्स के बराबर है, तो आपके पास एफ एक्स प्लस जी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स आ गया। डी बाई डी एक्स को एक्स स्क्वायर पर अप्लाई किया तो 2x आ गया, साइन एक्स पे किया तो कॉस एक्स आ गया। अब आप ए एफ एक्स प्लस ए जी एक्स को जब लेते हैं सेपरेटली, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स साइन एक्स पे आता है तो 2x प्लस कॉस एक्स आता है। 1 और 2 इक्वेशन इक्वल है तो आपके पास ये लीनियर ऑपरेटर है। लेकिन अगर आप स्क्वायर रूट ऑपरेटर की बात करें तो आप ये देखें कि स्क्वायर रूट जो है एक नॉन लीनियर ऑपरेटर है, यानी ए ऑपरेटर अगर स्क्वायर रूट है और आपके पास एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है, जी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर है, तो जब आप एफ एक्स प्लस जी एक्स करके उसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट लेते हैं तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर 1 हो जाता है। और अगर आप इनको सेपरेटली लेते हैं एफ एक्स और जी एक्स पर अप्लाई करते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का अंडर रूट कॉस एक्स आता है। तो अब आप ये देखें कि ए एफ एक्स प्लस जी एक्स इज नॉट इक्वल टू ए एफ एक्स प्लस ए जी एक्स, मतलब दोनों को सम करके जब आपने ऑपरेटर अप्लाई किया तो रिजल्ट कुछ और था। अगर दोनों ऑपरेटर्स पर सेपरेटली ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद सम किया तो फिर आपके पास रिजल्ट कुछ और है, तो इस सूरत में ये नॉन लीनियर ऑपरेटर नहीं होगा। इसी तरीके से आपके पास वेक्टर ऑपरेटर्स भी होते हैं। वेक्टर ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जिसको आप डिफरेंशियल ऑपरेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डेल। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये कर्ली ओवर कर्ली एक्स आई हैट, कर्ली ओवर कर्ली वाई जे हैट और कर्ली ओवर कर्ली जेड के हैट के बराबर होता है। अगर एक वेक्टर ऑपरेटर जो है वो किसी भी स्केलर फंक्शन को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। वेक्टर ऑपरेटर को जब अप्लाई करते हैं किसी स्केलर फंक्शन पर तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब आप वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको नई वेक्टर क्वांटिटी मिल जाती है। जैसे अगर आपके पास मास एक स्केलर क्वांटिटी है और उसको आपने मल्टीप्लाई किया वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी से, तो आपको मोमेंटम मिल गया, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से जब आप वेक्टर ऑपरेटर को किसी स्केलर फंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो यू गेट अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज ग्रेडियंट, कर्ली फाई ओवर कर्ली एक्स आई हैट और इसी तरीके से जे और के हैट। यही जो वेक्टर ऑपरेटर या डिफरेंशियल ऑपरेटर आपने लिया हुआ है, इसका जो स्क्वायर होता है उसको आप लेप्लासियन या लेप्लास ऑपरेटर कहते हैं। डेल स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली जेड स्क्वायर। ऑपरेटर पी इज सेड टू बी प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर है ये हार्मिशन होता है। हार्मिशन का मतलब है कि ये जो आपने साइन डाला हुआ है ना, पॉजिटिव का प्लस से का, ये होता है डैगर। डैगर का मतलब होता है कि आप इसका ट्रांसपोज लें फिर इसका कॉन्जुगेट लें। अगर किसी वेक्टर का किसी ऑपरेटर का ट्रांसपोज और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट जो है इट बिकम्स इक्वल टू पी, तो ये आपके पास बन जाता है प्रोजेक्शन ऑपरेटर। प्रोजेक्शन ऑपरेटर की दो खसूसियात हैं, एक तो ये कि ये हार्मिशन है, दूसरा ये कि ये जो ऑपरेटर है इट इज इट्स ओन स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आता है। तो इसमें यूनिटरी ऑपरेटर आ जाता है जिसमें हम कह रहे हैं आई डैगर इज इक्वल टू आई, और इसी तरीके से आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ जाता है।
आज हम यहीं तक ही करते हैं, प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम इसकी कल देख लेंगे प्रोजेक्शन ऑपरेटर की, और उसके बाद हमें पैरिटी ऑपरेटर वगैरह को देखना है। तो यहाँ तक आज हम कर लेते हैं, बाद में हम कल हम इंशाल्लाह ताला फर्दर ऑपरेटर्स जो हैं वो देखेंगे।